एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक इंडिया में हर साल लगभग 33,000 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। एक दिन में 86 यानी हर 15 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो दर्ज कर लिए जाते हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे हजारों मामले होते हैं जो या तो दर्ज नहीं किए जाते हैं या फिर महिलाएं डर और इज्जत के कारण बता नहीं पाती है। यानी 100 में से 27 ऐसे आरोपी होते हैं जिन्हें सजा मिल पाती है, बाकी बरी हो जाते हैं। हालांकि निर्भया रेप केस के बाद सरकार ने बलात्कार से जुड़े नियमों को कठोर करते हुए दोषियों के लिए फांसी की सजा तक के प्रावधान किए हैं। नए कानून के तहत किसी को गलत तरीके से छूने, छेड़छाड़ और यौन शोषण के अन्य तरीकों को भी बलात्कार की श्रेणी में डाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में कानून जरूर बदले गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के हालात अभी भी नहीं बदले हैं। 2012 में महिला अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए थे और 2024 आते आते इसकी संख्या 4.5 लाख तक पहुंच गई और इनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी बलात्कार के मामलों में हुई है। दोस्तों, हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती हैं, लेकिन क्या बेटियों की सुरक्षा के मामलों में सरकारें सही से काम करती हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हमें अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो किसी अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, यह सोचकर कि वो हमारे लिए काम करेगा और हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर वही जनप्रतिनिधि रक्षक से भक्षक बन जाए। हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे द्वारा चुने गए 151 जनप्रतिनिधि, जिनमें 16 सांसद और 135 विधायकों पर महिला अपराध के मामले दर्ज हैं, जिनमें 16 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन पर आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के मामले दर्ज हैं। इन जनप्रतिनिधियों में भी सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले बीजेपी के 10 सांसद और 44 विधायकों पर है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के 22 विधायक और 1 सांसद पर है। इनके अलावा टीडीपी, आम आदमी पार्टी और टीएमसी के भी कई नेता इन अपराधों में शामिल है। दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि अगर ये सरकारें महिला हितैषी होती तो क्या ये पार्टियां कभी इन बलात्कारी नेताओं को टिकट देती? कभी नहीं। हमारे यहाँ सरकार को सिर्फ कुर्सी से मतलब होता है। इन्हें आम आदमी और महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। पिछले वर्ष महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई थी, लेकिन यहां पर पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर करने के बजाय महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की और उन्हें धरना प्रदर्शन करने से रोकने के प्रयास किए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन इसके बावजूद जाँच को लेकर टालमटोल रवैया बना रहा। वहीं 2019 में बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर वकालत की पढ़ाई कर रही एक 23 साल की छात्रा ने बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन उन पर एफआईआर तक नहीं की गई। यही नहीं दोस्तों, ऐसे कई केसेस देखने को मिल जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस नेता शिव कुमार रेड्डी पर आरोप है कि इन्होंने एक 5 स्टार होटल में एक युवती के साथ बलात्कार किया है। इससे पहले भी इन्होंने एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर और प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग सरकारों में रहेंगे तो क्या ऐसी घटनाएं रुकेंगी? हालांकि इन पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन इन सारी खबरों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि देश में बढ़ रहे रेप केसेस के पीछे सरकारें भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो अपराधी के खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। अगर अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो कई महीनों या सालों तक केस पेंडिंग में पड़ा रहता है, जिसके कारण ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और उनके मन से कानून का खौफ खत्म हो जाता है और दोबारा इसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना ने देश में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा तेज कर दिया है। 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय राय नामक व्यक्ति ने बलात्कार किया और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन जब इसका जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ तब जाकर इसमें कई बड़े खुलासे हुए। इस घटना की सूचना लड़की के माता पिता को काफ़ी टाइम बाद दी गई, यहाँ तक कि बेटी की लाश देखने के लिए भी 3 घंटे तक इंतजार करवाया। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और पूछा कि एफआईआर करने में देरी क्यों हुई और पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों की। प्रिंसिपल को अस्पताल से हटाए जाने के बाद तुरंत दूसरी जगह पोस्टिंग कैसे मिली। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ जाहिर होता है कि इस मामले को भी दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिसमें कई बड़े खुलासे होंगे। यही नहीं दोस्तों, इस घटना के 15 दिन के भीतर ही ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं। 9 अगस्त को ही उत्तराखंड में एक नर्स के साथ रेप किया और फिर उसे बेरहमी से मार दिया गया। 12 अगस्त को बिहार के मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, क्योंकि उसने आरोपी से शादी करने से इनकार कर दिया था। उसे घर से किडनैप कर लिया और उसके साथ गैंगरेप करने के बाद उसके शरीर को चाकू से छलनी कर दिया। यहाँ जातिवाद का मामला सामने आया। वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ उसी स्कूल के सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे नामक व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया। इन 10 से 15 दिनों में 21 ऐसे केसेस हैं जो सामने निकल कर आए हैं और इनके अलावा भी कई ऐसे केस होते हैं जो सामने निकल कर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, इन सारी खबरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि इन पिछले 10 से 15 दिनों में कुछ ज़्यादा ही रेप होने लगे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेप तो हर रोज होते हैं, लेकिन मीडिया में दिखाया नहीं जाता। आज जो हमें खबरें देखने को मिल रही है वो कोलकाता में हुए प्रोटेस्ट के बाद देखने को मिल रही है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता
तो शायद बाकी की खबरें भी किसी पेपर की कटिंग तक सीमित रह जाती और आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो। इसलिए अब जरूरत है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दे और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि किसी दूसरे व्यक्ति की हिम्मत भी ना हो ऐसा काम करने की।